हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर खास प्रोग्राम लेकर के हाजिर हूं आपके सामने और आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे महाराष्ट्र की भूचाल वाली नीति पर चल रही उस राजनीति के बारे में जिसने अभी सभी के धड़कनों की जो गति है उसमें एक अलग ही तेजी बढ़ा दी है। और ये तेजी कैसे बढ़ी, आखिरकार इतनी सारी हलचल एक साथ कैसे हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी पुलाव बनाने की कोशिश हो रही है वो आखिरकार बनने क्या जा रहा है और बनना किसने शुरू किया। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम अपने एक सहयोगी का स्वागत कर लेते हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। खास प्रोग्राम इसलिए है ये क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति पर हम बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। विस्तार से बात करने के लिए चर्चा करेंगे। चर्चा का जो भी सवाल होगा उसके जवाब अबरार देंगे। अबरार, महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त जिस मुहाने पर खड़ी है उस मुहाने पर अगर हम नजर डालें तो साफ तौर पर एक ही तस्वीर साफ जाहिर हो रही है कि इस राजनीति के चक्कर में यहाँ पर जो है विधायकों की रेल बन रही है। विधायक जो है घून की तरह पिसते जा रहे हैं और विधायकों की छवि जो है वो तो पूरी तरीके से धूमिल हो चुकी है। लेकिन अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये जो बागी विधायक है जो कभी शिंदे के लिए बागी तेवर खोल देते हैं तो कभी उद्धव ठाकरे के लिए, आखिरकार ये किसके सगे हैं? देखिए, जहाँ तक विधायकों की बात है तो विधायकों ने जितने साल शिवसेना पार्टी में रहा और उन्होंने तमाम जो एक तरीके से राजनीतिक के गुण की अगर बात की जाए तो शिवसेना पार्टी में रहते हुए उन्होंने सीखा। लेकिन अचानक से एकनाथ शिंदे उनको एक ऑफर देते हैं सरकार में एक तरीके से शामिल होने का, मंत्री पद देने का, और उस ऑफर को वो एक्सेप्ट करते हुए उतनी पुरानी पार्टी, अपनी राजनीतिक की जननी कही जाने वाली पार्टी शिवसेना से बगावत कर लेते हैं और एकनाथ शिंदे के साथ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे विधायकों पर एक तरीके से एकनाथ शिंदे को भी ज़्यादा भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विधायक अपने फ़ायदे के लिए आपके साथ जा सकता है, अपनी पार्टी को बाय बाय कर सकता है, तो फिर आपके साथ भी वही खेल वो दोहरा सकता है। और यही स्थिति अब बनती नज़र आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नाराज़ चल रहे हैं, जिनको ये उम्मीद थी कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया गया, जिसकी वजह से अब वो अपनी बातें रखने के लिए मीडिया के सामने आ रहे हैं। और ये सारी बातें रखने के बाद अगर एक बात कहूँ मैं तो वहाँ पर एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक बड़ी चुनौती जो है वो बनती जा रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने सरकार को बनाने के लिए जो तमाम रणनीति बनाई थी, उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने से लेकर के एकनाथ शिंदे सरकार बनाने तक, ये सारा श्रेय जो है कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के सर ही जाता है, भले ही उन्होंने पर्दे के पीछे सारा काम किया हो। और ये सारे कामों का जो सेहरा है वो अपने सर पर बांधते भी नजर आते हैं। उनकी पत्नी का अगर जिक्र करूं, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने इन तमाम बातों को लेकर के कई बार ट्वीट भी किया और ये बात जतलाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी और एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो वो देवेंद्र फडणवीस का था। और देवेंद्र फडणवीस ने रात के अंधेरे में अपने वेशभूषे को बदल करके एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। कई बार इस बात का खुलासा उनकी पत्नी के द्वारा कई बार किया गया ट्वीट के जरिए। साथ ही आपने ये सवाल पूछा विधायकों की जहाँ तक बात है तो वो विधायक कभी भी किसी भी पलड़े में जा सकती है। और आदित्य ठाकरे का अगर यहाँ पे मैं जिक्र करूँ तो आदित्य ठाकरे ने ये बात कही थी कि तमाम जो बागी विधायक है उनके लिए मातोश्री में कभी भी आ सकते हैं। वो दरवाजे जो है मातोश्री के यानी कि शिवसेना के, उनके लिए हमेशा खुले हुए हैं। और ये बात साबित करती है कि अब भी शिवसेना के जो बागी विधायक है उनके दिल में कहीं ना कहीं शिवसेना के लिए एक जगह जरूर है, और उसी जगह को टटोलने की कोशिश की गई थी आदित्य ठाकरे के द्वारा। बिल्कुल, यहाँ पर आदित्य ठाकरे की भूमिका काफी अहम रही, लेकिन अभी भी छवि जो है वो साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि शिंदे की तरफ से जब शिंदे गुट के विधायक यहाँ पर तारीफ करते हुए नजर आते थे उद्धव ठाकरे की, तो उस समय एकनाथ शिंदे कुछ नहीं कहते थे। लेकिन अब जब बिल्कुल ट्वीट करके यहाँ पर जो है एक पुरानी यादों का जत्था निकालने की जब कोशिश की गई शिंदे गुट की तरफ से,
तब शिंदे को मची खलबली और फिर उसके बाद शिंदे ने वो ट्वीट डिलीट करवाया। डिलीट होते ही ट्वीट जब उनसे सवाल पूछा गया तो सवाल का जवाब था कि गलती से पोस्ट हो गया, पुराना पोस्ट था। लेकिन यहाँ पर ये नीति नहीं समझ में आई कि पुराना पोस्ट गलती से कैसे पोस्ट हो गया। पुराने पोस्ट को ऐसे कौन से ड्राफ्ट में रखा गया था जो ओपन करते ही सीधे सेंड हो गया और पोस्ट हो गया, और ये डिलीट भी हो गया। चलिए गलती से पोस्ट हो गया, लेकिन उसके बाद डिलीट क्यों हुआ? इसका मतलब तो अगर हम मायने निकालें तो साफ तौर पर जाहिर है कि उद्धव ठाकरे अपने सर पर सेहरा फिर से बांध सकते हैं सीएम पद का। क्योंकि देखिए, सर्वे की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट के जरिए अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती अगर चुनाव होता है तो उस रिपोर्ट के माध्यम से 40 में से करीब 38 या 38 अभी भी 38 सीटों पर जो है उद्धव ठाकरे आसानी से जीत दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि अगर शिंदे की सरकार भी गिर जाती, जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी, तो क्या शिंदे की सरकार गिरते ही जब ठाकरे अगर निकलते हैं चुनावी मैदान में तो यहाँ पर ठाकरे को बड़ी जीत मिलेगी। और अगर ठाकरे जीतते हैं तो क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे को वो बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं, सीधे महाराष्ट्र से बाहर का? देखिए, जहाँ तक उद्धव ठाकरे की फिर से सरकार में लौटने की बात है तो ये इस बात में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि अभी भी ठाकरे परिवार के लिए महाराष्ट्र की जनता में कहीं ना कहीं एक जगह है। और उस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की जनता से वो जुड़ी हुई पार्टी है, क्योंकि उस पार्टी को एक सियासी दल के अलावा भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जब इस पार्टी की नींव रखी थी तो कहीं ना कहीं ये पार्टी उस समय चुनाव नहीं लड़ा करती थी। ये शिवसेना एक संगठन के तौर पर स्थापना हुई थी, उसके बाद सियासत में इन्होंने कदम रखा था। तो कहीं ना कहीं एक संगठन के तौर पर भी महाराष्ट्र की जनता के बीच इस पार्टी की जगह है। और एकनाथ शिंदे ने जो ये बगावत की है, उस बगावत के बाद कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले उनके हित में नहीं आते तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगने वाला है और उनके राजनीतिक जीवन पर भी जो एक तरीके से विराम है वो लग जाएगा। क्योंकि उनके लिए फिर कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते हैं। या तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी में जाने का मतलब ये है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि उसमें शामिल होने के बाद ही उनका कद जो है देवेंद्र फडणवीस से नीचे चला जाएगा। क्योंकि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को किसी भी नेता से नीचे रखने के बिल्कुल भी मूड में नजर नहीं आ रही। साथ ही अगर बात करूं मैं शिवसेना में लौटने की, तो शिवसेना में लौटने का जहां तक उनका सवाल है तो उस पर रश्मि ठाकरे की बात बहुत मायने रखती, क्योंकि जब बगावत के सुर उन्होंने अपनाए थे तब उस समय रश्मि ठाकरे ही थी जो उनसे लगातार बातचीत कर रही थी और उनको अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिश उनके द्वारा की भी गई थी। लेकिन उन्होंने इन सारी बातों को लेकर के कोई भी जो एक तरीके से प्रतिक्रिया है पॉजिटिव रूप में नहीं आया उनकी तरफ से, और आखिरकार रश्मि ठाकरे को भी मायूसी हाथ लगी। तो ये सारा निष्कर्ष है। अब देखते हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो किस पलड़े में जाते हैं। बिल्कुल, एकनाथ शिंदे अभी किस पलड़े में जाएंगे वो किसी को नहीं पता। लेकिन अगर ठाकरे परिवार में वापसी करते हैं तो ठाकरे परिवार ने भले ही कह दिया हो कि दरवाजे तो खुले हैं, लेकिन दिल में तो खटास आ चुकी है। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर इन दिनों गुजरने को मिला यहाँ पर ठाकरे परिवार को, उससे तो साफ जाहिर है कि अब उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को माफ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर यह भी बिल्कुल तय होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम कमान दोबारा से संभालते हैं तो सीएम कमान संभालते ही जो उनका सबसे पहला जो वार होगा वो एकनाथ शिंदे और बीजेपी के ऊपर होगा। वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जो गलती उन्होंने वर्तमान में देखा है वो गलती फ्यूचर में ना दोहराई जाए। बहरहाल, आप लोग को क्या लगता है कि एकनाथ शिंदे का अगर सरकार गिर जाता है और उसकी जगह पर उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद क्या उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अबरार हमारे साथ मौजूद थे। अबरार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। खास प्रोग्राम को देख करके आपके मन में कौन से खास विचार आ रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।